Good morning, all of you. Today we are going to see our 10th CBSE Biology chapter, Our Environment. Actually, this is the revision of this chapter, and definitely you will get the idea, overall picture of this chapter, Our Environment. Let's be free. Environment, all of you know. Environment, whatever the things in the nature, that is environment. That is called environment. Very simple word. Even small child will give the answer of this question. What is environment? Whatever the things surrounding us, natural things, that is called environment. And all of you know this environment nowadays क्या हो रहा है environment पर? इम्पैक्ट हो रहा है, काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन है. तो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल एनिमल कौन सा है? हम ही है, ह्यूमन बीइंग ही है. तो ये हमें देखने का इस चैप्टर में. एनवायरनमेंट क्या है? नेचर है, और उस पर इफेक्ट करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग है. तो एनवायरनमेंट के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिस्ट ने बनाए हैं. तो एनवायरनमेंट के जो छोटे छोटे पार्ट रहते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं. पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. आपको मालूम है, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है. These are the different type of ecosystem present in the environment. और ये इकोसिस्टम जो बनता है तो उसमें लिविंग फैक्टर्स भी हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी है. लिविंग फैक्टर्स कौन से रहते हैं इकोसिस्टम में? प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये लिविंग फैक्टर्स है. और बायोलॉजी में उसको क्या कहते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बायोटिक फैक्टर. और जो नॉन लिविंग फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर यानी कौन से? उनमें जीव नहीं रहता है, जैसे सॉइल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, ये अबायोटिक फैक्टर है. उसमें ऐसा लाइवनेस रहता है क्या? नहीं. लेकिन इकोसिस्टम मेंटेन होने के लिए अबायोटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बायोटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और अबायोटिक फैक्टर भी. उसको कंपोनेंट भी कह सकते हैं. एक एक मार्क के लिए भी पूछते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स व्हाट, अबायोटिक कंपोनेंट व्हाट. हर कुछ क्लियर होना चाहिए और इंटरेस्टिंग वे से. ऐसा नहीं कि खाली माइंड में कंफ्यूजन है. क्लियरली इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, मालूम होना चाहिए. और जब हम नेचुरल वे से और आर्टिफिशियल वे से इकोसिस्टम देखते हैं तो इकोसिस्टम नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है. जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, तो फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है. पॉन्ड क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है. aquatic ecosystem, all these are the example of natural ecosystem. लेकिन कुछ इकोसिस्टम ह्यूमन बीइंग भी बनाता है, जैसे एक्वेरियम है, गार्डन है. करेक्ट, ये खुद ह्यूमन. इवन क्रॉप लैंड, जो हम अनाज बोते हैं, क्रॉप आता है, ये भी ह्यूमन का एक्टिविटी है इसमें. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. और हर इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल रहता है इकोसिस्टम में. तो ट्रॉपिक लेवल क्या है? जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का या फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें जो खाना बनाने वाला बेसिक फैक्टर कौन सा है? प्लांट्स है. तो प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. तो ये खाना बनाते हैं. तो प्रोड्यूसर को जो खाने वाले हैं उनको कंज्यूमर कहते हैं. तो कंज्यूमर में हर्बिवोरस, और बाद में हर्बिवोरस को खाने वाले कार्निवोरस. जैसे क्रॉप है, क्रॉप को कौन खाता है? डीर. और डीर को कौन? टाइगर. इस तरह से ये इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल्स है. और प्लांट्स, एनिमल्स, इनका डेथ होने के बाद में उनको जो डिकम्पोज करने वाले फैक्टर है, फंगा है, बैक्टीरिया है, इनको डिकम्पोजर कहते हैं. उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है. अगर डिकम्पोजर नहीं रहे तो क्या होगा? पूरा जो वेस्ट मटेरियल पूरा जैसे कि वैसे रह जाएगा, डेड बॉडी जैसे कि वैसे रह जाएगा, काफी सारी बीमारियां फैल जाएगी और ये नेचर रिस्क में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसलिए देखिए, डिकम्पोजर स्मॉल माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंगा, लेकिन उनका इंपॉर्टेंट कितना है. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? फूड चेन, फूड वेब. जब एक ही चेन रहता है, जैसे
कि ग्रास है, ग्रास को खाने वाला डीर, डीर को खाने वाला टाइगर, ऐसा एक ही चेन है तो उसको फूड चेन कहेंगे। लेकिन काफी सारे फूड चेन अगर कनेक्ट हो गए तो उससे फूड वेब बनता है, नेटवर्क बढ़ता है जब, तो उसको क्या कहेंगे हम, फूड वेब कहेंगे। तो फूड चेन और फूड वेब, इसके ऊपर भी डिफरेंस आता है, तो उनका डेफिनेशन लिखना और एग्जांपल। उसके बाद में हम देखते हैं 1% सोलर एनर्जी, सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी सोर्स सन है। सन के बिना तो प्लांट्स भी अधूरे हैं। व्हाटएवर द सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट्स, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड केमिकल एनर्जी इज फॉर्म। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या, खाना बनेगा क्या, नहीं। जितना सनलाइट हमारे अर्थ पे आता है सिर्फ 1% प्लांट यूज करते हैं। जो भी सोलर एनर्जी उसका केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, तो कितना सोलर एनर्जी यूज होता है, सिर्फ 1% एनर्जी। उसके बाद में हम देखते हैं 10% लॉ क्या है इकोसिस्टम में। आपने देखा है ना, ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तो हर ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास होता है, 10%। कितना, 10%। प्रोड्यूसर से 10%, कंज्यूमर, कंज्यूमर से 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। और आपको मालूम है, एक बार अगर एनर्जी सन से प्रोड्यूसर में आ गया, फोटोसिंथेसिस से खाना बन गया, उनको डीर ने खा लिया, डीर को टाइगर ने खा लिया, तो ऐसा रिवर्स में एनर्जी पास होगा क्या, नहीं। तो एनर्जी का जो फ्लो रहता है कैसा रहता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है। और एक ह्यूमन एक्टिविटी का हमें यहां स्टडी करना है। आपको मालूम है, ज्यादा अनाज पाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स किसान लोग स्प्रे करते हैं। तो ये पूरे डीडीटी वगैरह, ये पूरे क्या करते हैं, वो क्रॉप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो क्रॉप हमारे खाने में आया तो हमारे बॉडी में भी क्या हो, पेस्टिसाइड्स कुछ मात्रा में अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे ब्लड में, बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Start. ओजोन डिप्लेशन, वी हैव टू सी दी ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या है, पहले ओजोन देखते हैं हम। आपको मालूम है O2 और उसके साथ में और O, ऑक्सीजन, तो O3 से क्या बनता है, ओजोन बनता है। तो ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है, अल्ट्रावायलेट ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है, और अल्ट्रावायलेट रेज में ओजोन का क्या फायदा हम देखते हैं। तो ओजोन क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो रहते हैं सनलाइट के, उसको फिल्टर करके अर्थ पे भेजता है, इसलिए डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं होता है। लेकिन अगर हमने रेफ्रिजरेटर ज्यादा से ज्यादा यूज किए, फायर एक्सटिंग्विशर, इससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है वो क्या करता है, ओजोन को खतरनाक है, ओजोन को होल बनाता है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे आते हैं और उससे स्किन कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, हमारा इम्यूनिटी भी वीक हो सकता है, काफी सारे प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं। इसीलिए तो इसके अवेयरनेस के लिए 16 सितंबर ओजोन डे मनाया जाता है। और ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी ओजोन लेयर को बचाने के लिए वर्क करता है। उसके बाद में हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, जो भी सब्सटेंसेस नेचर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एंजाइम क्रिएट करके, उनको बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। लेकिन प्लास्टिक के ऊपर फंगाई ने, बैक्टीरिया ने एंजाइम भी डाल दिया तो वो डिकम्पोज होगा क्या, नहीं, एज इट इज रहेगा, तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। लास्ट में हम देखते हैं गार्बेज डिस्पोजेबल। गार्बेज यानी जो गार्बेज जो है बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, सेपरेट करना जरूरी होता है। और जो बायोडिग्रेडेबल है, हम पीट करके उसमें डाल सकते हैं और मिट्टी से ऐसा प्लेन कर सकते हैं तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये गार्बेज का डिस्पोजेबल भी होना चाहिए। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको कलेक्ट करके हम, जो रद्दी वाला वगैरह है वो कंपनी में जाता है, तो कंपनी में रिसाइकलिंग होगा, तो इस तरह से एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। तो गार्बेज डिस्पोजेबल भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो इस प्रकार हमने आवर एनवायरनमेंट, आपका जो 10th का सीबीएसई का चैप्टर है, इसका हमने रिवीजन देखा है। इसमें इकोसिस्टम क्या है, ट्रॉपिक लेवल क्या है, फूड चेन क्या है, और एनवायरनमेंट पे ओजोन लेयर
का क्या फायदा है, कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, और जो गार्बेज है उसको कैसे डिस्पोज करते हैं. All these things we have seen in this chapter, our environment. Thank you.